हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज जो है आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है एक नए कंटेंट के साथ। और वो कंटेंट है बी एच डी एल ए 135 का। ठीक है, 4-5 दिनों से मैं बी एच डी एल ए 135 का वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स आ गए थे, जिसकी वजह से मैं उनके वीडियोस बनाने में बिजी हो गया था। ठीक है, एंड सो सॉरी दोस्तों कि मैं जो हूँ अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया था। कि मैंने आप लोगों को बस कहा था कि 3 से 4-5 दिन के अंतर्गत जो है हम पाँच पाँच क्वेश्चन करके लगभग लगभग 20-25 क्वेश्चन डिस्कस करके बी एच डी एल 135 को खत्म कर देंगे। तो हम ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज का जो कंटेंट होगा हम लोगों का बी एच डी एल 135 का होगा। बी एच डी एल 135 कोर्स कोड है, एंड सब्जेक्ट टाइटल जो है, कोर्स टाइटल का नाम है, वो है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। ठीक है, हम लोग आज इस पे डिस्कस करेंगे। और मैं आज 4-5 क्वेश्चन जो है लेने वाला हूँ और फिर उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। उसी श्रेणी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि लहजा या अनुतान से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, इट मीन्स कि लहजा और अनुतान क्या है, हमें अभी इसकी चर्चा करनी है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यहाँ आप लोग जैसे देख पा रहे हैं छोटे छोटे अंडरलाइंस किए गए हैं। ये अंडरलाइंस इसलिए किए गए हैं ताकि जब ये पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल हो तो उस समय आप लोग इसी, अगर आप लोगों को पढ़ने का टाइम ना मिले तो आप लोग इसी अंडरलाइंस को एक बेस बनाकर, आधार बनाकर अपने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है लहजा और अनुतान। ठीक है, साधारण शब्दों में अगर कहें दोस्तों तो लहजा या अनुतान का मतलब होता है आपके बोलने का तरीका क्या है। ठीक है, ये इसी को हम लोग लहजा या अनुतान कह सकते हैं। किंतु अभी हम लोग हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं और हिंदी जो है वैज्ञानिक भाषा है, तो इसका जो है वैज्ञानिक परिभाषा भी होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लहजा या अनुतान की वैज्ञानिक परिभाषा भी जरूर होगी। तो उसी वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि वाक्य के उच्चारण के समय जब हमारे आवाज में, हमारी वाणी में जो उतार चढ़ाव आता है उसी को हम लोग अनुतान अथवा लहजा कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लहजा एवं अनुतान है, इसके माध्यम से जो वक्ता होता है, जो अपना वक्तव्य जो है दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, श्रोता के सामने, तो ये जो वक्ता है अपने विभिन्न मनोभाव, इच्छा, आश्चर्य, जिज्ञासा इत्यादि को जो है वह दूसरों के सामने प्रकट करता है। ठीक है, हम लोग अनुतान को सुर लहर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सुर लहर क्या है? ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सुरों के आरोह अवरोह क्रम को सुर लहर की संज्ञा दी गई है। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जैसा कि मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे वाणी में, मेरे बोलने में जो उतार चढ़ाव आता है, मुझे जो सोचने में वक्त लगता है, इसी तरह के उतार चढ़ाव को हम लोग सुरों के आरोह अवरोह क्रम कहते हैं और इसी को हम लोग सुर लहर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सुर है यह एक व्यापक शब्द है। ठीक है, और यह सभी ध्वनियों में विद्यमान है, चाहे वो घोष हो, अघोष हो, वो सभी ध्वनियों में विद्यमान है। ठीक है, और इसी सुर का जो समानार्थी शब्द होता है दोस्तों उसे हम लोग तान कहते हैं। ठीक है, और इसे हम शब्द का अर्थ परिवर्तक सुर कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो तान है, सुर का जो समानार्थी तान है, यह क्या करता है, किसी भी शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देता है। और हम ये देखेंगे कि कैसे यह अर्थ परिवर्तन होता है, ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम कुछ बोलते हैं, यह जो है सुर लहर उत्पन्न करता है हमारे बोलने में। इट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह जो अनुतान या लहजा है यह हमारे बोलने में एक तरह का सुर लहर उत्पन्न करता है। ठीक है, अब वस्तुतः अनुतान जो है उस सुर को कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हम ये आगे देखेंगे कि कैसे शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। और अनुतान जो है दोस्तों उसे लिखित भाषा में विराम चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे विराम चिन्ह कह सकते हैं, फिर प्रश्न चिन्ह, फिर प्रश्नवाचक, ये सब जो है इन सभी के माध्यम से किसी भी अनुतान को व्यक्त किया जाता है। और इसी तरह जिस वाक्य में आश्चर्य, विस्मय इत्यादि को प्रकट किया जाता है उसके अंत में हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं अनुतान का। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को नीचे लिए चलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ 3 उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहला है, यह बहुत अच्छा उपन्यास है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि
क्या यह बहुत अच्छा उपन्यास है? इट मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो ये बात बोल रहा है उसके दिल में ये संदेह है कि यह अच्छा उपन्यास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरे वाक्य की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है यह बहुत अच्छा उपन्यास है। यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इट मीन्स कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पे आश्चर्य से कहा जा रहा है। यहाँ पर व्यक्ति बिल्कुल निश्चित ही यह विश्वास से कह सकता है कि उपन्यास जो है बहुत 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 ज्यादा अच्छा है, इसलिए वह इस बात से आश्चर्य हो चला है कि इतना अच्छा उपन्यास उसने पढ़ा। अब हम लोग तीसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया यह बहुत अच्छा उपन्यास है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है साधारण शब्द में कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह कहता है कि यह जो उपन्यास है यह बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए कि तीनों वाक्यों में तीन अलग अलग चिन्ह प्रयोग किए गए हैं। पहले में प्रश्नवाचक, दूसरे में विस्मयादि बोधक और तीसरा में विराम चिन्ह। और तीनों के वाक्य में जो है अर्थ परिवर्तन हो गया है इन तीनों चिन्हों के प्रयोग से। यही जो है अनुतान कहलाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अनुतान क्या है। अब अनुतान जो है स्वयं में एक बहुत बड़ा विस्तृत विषय है। ठीक है, और इसके एकाधिक भेद है। यह कहा जा सकता है अनुतान बहुत बड़ा विषय है और इसके बहुत सारे भेद हैं। यहाँ पर भी कुछ जो है उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है क्रिया का उदाहरण। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन जाएगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों की टोली है, जैसे यहाँ पे 4 व्यक्तियों की टोली है, इनमें से किसी एक को कहीं जाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछता है इन तीनों से, ये दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, इन तीनों से पहला या दूसरा या कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन जाएगा। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जाएगी कि इन तीनों में से किसी एक को जाना ही होगा। तो एक वक्ता जो है क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब कौन जाएगा। ठीक है, तो किसी एक को जाना है। और यहीं पर हम लोग जब दूसरे वाक्य को देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है जाएगा कौन। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इस वाक्य से ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई जाने की परिस्थिति में नहीं है। ठीक है, यह सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं कि कोई ना कोई तो जाएगा। वस्तुतः यहाँ पे ऐसा भाव आ रहा है कि इनमें से कोई जाने को तैयार नहीं है, किसी के जाने की इच्छा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग विशेषण का एक उदाहरण लेते हैं। अच्छी चाय है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए कि हो सकता है आप किसी दुकानदार के पास चाय खरीदने जाते हैं या चाय पत्ती खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो दुकानदार आपको बोलता है कि लीजिए ना साहब अच्छी चाय है, लीजिए ना भाई साहब अच्छी चाय। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति इस वाक्य पर बल देते हुए चाय की जो चाय पत्ती है, जो भौतिक चीज है, उसकी अच्छाई को दिखा रहा है। और वहीं दूसरे जो वाक्य है उसकी ओर रुख करते हुए तो यहाँ लिखा गया चाय अच्छी है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हाँ चाय सच में अच्छी है। जो चाय वस्तुतः बनाई गई है, हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर कोई दुकानदार जो है अपना रेटिंग कस्टमर से पूछता है। मीन्स ये कि जो कस्टमर उससे रोज चाय लेता है तो वह अपने कस्टमर से पूछता है कि साहब चाय अच्छी है या नहीं है। तो कस्टमर बोलता है हाँ चाय अच्छी है। तो यहाँ एक ही चीज के अलग अलग भेद आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग नहीं समझे तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पीके मूवी जरूर देखें। ठीक है, उसमें ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। पीके मूवी में अच्छा करके एक डायलॉग आता है जिसमें कि आमिर खान साहब जेल में बंद हैं और वो अनुष्का शर्मा है शायद, जो भी एक्ट्रेस का नाम है, उनसे बात करते हुए अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस अनुष्का शर्मा से शेयर करते हैं कि अच्छा का प्रयोग किन किन शब्दों में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को वहां से अनुतान का सही अर्थ पता चल सकता है। अगर मेरे द्वारा इतने कहे जाने के पश्चात भी अगर आप लोगों को पता नहीं चला तो आप लोग एक बार पीके मूवी का वो वाला डायलॉग जरूर देखें। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अनुतान जो है यह 2 अर्थों में हो सकता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो सकारात्मक अर्थ होगा या तो नकारात्मक अर्थ होगा। जैसा कि हमने आपको वहां पर कौन जाएगा और जाएगा कौन के उदाहरण से दिखाया था। कौन जाएगा में सकारात्मक अर्थ था जबकि जाएगा कौन में नकारात्मक अर्थ था। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझे होंगे। ठीक है, सिर्फ सामान्यतः लहजा क्या है, तो हमारे बोलने में जो उत्पन्न
जो आरोह अवरोह का क्रम होता है उसे ही हम लोग लहजा या सुरलहर कहते हैं, ठीक है। और अनुतान क्या है, या लहजा या अनुतान सभी एक ही हैं। तो अनुतान क्या है, बस एक विस्तृत विषय है, ठीक है, जिसमें शब्द के अर्थ को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ध्वनि और लेखन के विविध संबंधों को दर्शाइए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ध्वनि जो हम बोलते हैं और उसी ध्वनि को जो हम लिखते हैं उसके बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, वस्तुतः हम जो ध्वनि अपने मुख से प्रकट करते हैं, ठीक है, यह जो हमारा उच्चारण होता है, ठीक है, तो इस उच्चारण का ध्वनि से संबंध होता है, ठीक है। और इसी ध्वनि से, उच्चारण की जो ध्वनि होती है, इसी ध्वनि से शब्द तथा वाक्य बनते हैं, जो कि किसी वक्ता के भाव, विचार, चिंतन, अवधारणा, अनुभव आदि को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। और भाषा का जो उच्चरित स्वरूप होता है, जो हम लोग अपने मुख से निकालते हैं, वही भाषा का वास्तविक स्वरूप है, ठीक है। और लेखन, जिसको जैसे हमने कुछ बोला, जब हम लोग उसको एक कागज पे लिख देते हैं, ठीक है, तो यही जो है लेखन कहलाती है। और यही लेखन जो है भाषा के उच्चारित स्वरूप का प्रतिरूप है, ठीक है। और यह जो लिखित भाषा है दोस्तों, यह उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को कभी नहीं दिखा पाती, ठीक है। अब मैंने यहाँ कह तो दिया कि लिखित भाषा जो है वह उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को नहीं दिखा पाती, लेकिन अगर हम लोग लिखित भाषा को न जाने तो हम लोग उच्चरित स्वरूप को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम लोग लिपि के माध्यम से जो है भाषा के उच्चारण तत्वों को जानने के लिए, ठीक है, लिपि का इस्तेमाल करते हैं। और इसी लिपि के माध्यम से हम लोग भाषा के उच्चरित तत्वों को समझते हैं, जिनसे कि हमें भाषा को समझने में, भाषा के सही उच्चारण में आसानी हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों, हिंदी में जो है, हिंदी में ए और ऐ और औ जो है वो मूल स्वर है, ठीक है। लेकिन गुजराती में यही ऐ और औ, जो कि हम लोग अभी लिखित स्वरूप में ऐ और औ यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इसे हम लोग बोलते तो ऐ और औ हैं, ठीक है। उच्चरित स्वरूप तो ये है, लेकिन गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं में इनका भिन्न उच्चारण है, ठीक है। और वह उच्चारण है ऐ, ठीक है, या ऐ, औ या औ, ठीक है। और हिंदी लिपि में जो चिन्ह दिखाया गया है वो ये है। तो आखिर हम लोग तमिल भाषा में उसको कैसे लिखें? तो तमिल भाषी लोग औरत को लिखते हैं औरत, पैसा को लिखते हैं पैसा। तो इस तरह से हिंदी में भी उच्चारण यही है, लेकिन इसका सीमित संदर्भ है। इट मीन्स, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इसका सीधा तात्पर्य है कि यह औरत जो है हिंदी भाषा में हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसी तरह की जो भिन्नताएं हैं लेखन और ध्वनि के संबंध में हिंदी में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दिखाता हूँ, जैसे वर्ण औ से उच्चारण। जैसे हम लोग बोलते हैं कौवा, ठीक है, तो यहाँ लिखा तो गया है कौवा, ठीक है, लेकिन हम लोग इसका उच्चारण करते हैं कौवा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा गया मैया, लेकिन हम लोग इसका उच्चारण करते हैं मैया। तो यहाँ जो है उच्चारण में कुछ भिन्नताएं आ गई हैं, जैसे ऐ और औ का, जैसे मैया, तो यहाँ पे ऐ आ गया है मैया में, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है मैया। तो यहाँ देखिए लेखन स्वरूप कुछ अलग है और उच्चरित स्वरूप कुछ अलग है। तो इसी तरह का संबंध जो है हम लोगों को देखने को मिलता है उच्चारण और लेखन, उच्चारण और लेखन में, इट मीन्स ध्वनि और लेखन में, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सैयद, यहाँ पे ऐ लग रहा है, जैसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे सैयद ऐ का प्रयोग करें, लेकिन वास्तव में यहाँ लिखा गया सैयद, ठीक है। तो इसी तरह की भिन्नताएं हम लोगों को देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब जैसे एक उदाहरण और है दोस्तों, ठीक है, और वो उदाहरण है कहना। हम लोग कभी कभी बोलते हैं अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है कहना, कहना, यहाँ पे जो है और जो है ए के समान उच्चारण हो रहा है, क्योंकि हमने लिखा है कहना, ठीक है, लेकिन हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। यहाँ पे कहना के जैसा जो है उच्चारण हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वहां लग रहा है कि हम लोग ए का उच्चारण कर रहे हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वहां पे ओ का उच्चारण होता है। जैसे यहाँ देखिए कहना, यहाँ पे ये लिखा गया है पहला, लेकिन यहाँ लिखा गया है पहला, ठीक है, हम लोग उच्चारण करते हैं पहला। तो इसी तरह का जो
अंतर है हम लोगों को देखने को मिलता है उच्चारण, ध्वनि और लेखन में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा है। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि उच्चारण की भिन्नता के कारण वर्तनी में आने वाली समस्याओं के बारे में बताइए। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम लोग जब उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उससे वर्तनी में जो कुछ समस्याएं आती हैं उसके बारे में हमें बताइए। देखिए ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, बस थोड़ा अंतर है। देखिए उच्चारण की विशेषता जो है उसको वर्तनी में देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि एक ही तैयार शब्द का निम्न रूप जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। कुछ लोग इसे तैयार लिखते हैं तो कुछ तैयार, ठीक है, और अय्यासी को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ ऐसे लिखते हैं, और ये दोनों ही प्रचलित है। ठीक है, तो इस वजह से जो जानकार होते हैं, जिसको जानने की जो जानकार होते हैं वो तो सही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जो लर्नर होते हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, नए होते हैं, उनको इस तरह के शब्दों को सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ओ या ए की तरफ से। देखिए उसी एहसान एहसान को हम लोग दोनों तरह से लिखते हैं, रहन सहन। ठीक है, रहन और रेहन, देखिए दोनों चीज यहाँ पे लिखा गया। जहन में मेरे जहन में यह ख्याल आता है, ऐसा उदाहरण मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे जहन में एक ख्याल आता है, तो यहाँ जहन और जेहन दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया और दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से उच्चारण की भिन्नता के कारण वर्तनी में समस्याएं आ जाती है। ठीक है, अभी हम लोग वाहन बोलते हैं, ठीक है, पहला बोलते हैं, पहचान बोलते हैं, लेकिन पहले के स्वरूप में बहिन, पहला, पहचान ये सभी प्रचलित थे। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं जो है हिंदी वर्तनी में मिलती है उच्चारण की भिन्नता की वजह से। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि और लिपि में असामंजस्य किस प्रकार है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, या फिर ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, ठीक है, और जो लिपि चिन्ह जो कि मानक स्वरूप है भाषा का, किसी भी भाषा का जो हम लोग हमें देखने को मिलता है, जो हम लिखते हैं, तो उसका जो मानक स्वरूप है लिपि है। तो ध्वनि जो हमारे मुख से निकलती है और जो लिपि है लिखित स्वरूप, उन दोनों में किस प्रकार का जो असामंजस्य है, तालमेल नहीं बैठता है, उसको समझाना है। ठीक है, तो हम लोग इसका अभी गहन अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए होता है यूं है कि वस्तुतः हिंदी जो है वो वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, इसे वैज्ञानिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि हिंदी में जैसा बोला जाता है प्रायः वैसा ही लिखा भी जाता है। ठीक है, परंतु इसके भी कुछ अपवाद हैं। ठीक है, अब वो अपवाद के क्या कारण है हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब संस्कृत भाषा से मूर्धन्य स्व ध्वनि जो है हिंदी में आई थी, तो उस समय वो उसी स्वरूप में उच्चरित होती थी, लेकिन समय बीतता गया और उसके उच्चारण में परिवर्तन के कारण, ठीक है, ऐसा समय आ गया कि वह मूर्धन्य स्व अब समाप्त हो गया है। ठीक है, लोग मूर्धन्य स्व और दंत स्व, ठीक है, दोनों को एक समान मानते हैं और तालव्य स्व को भी एक समान मानते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यह जो तालव्य स्व है, ठीक है, यह जो स्व मैं आप लोगों को दिखा दूं जरा, यह जो स्व है यह तालव्य है। ठीक है, इसे हम लोग तालव्य स्व कहते हैं और इसके बोलने में जीभ तालु से जा लगती है, जबकि यह जो स्व है इसे हम लोग मूर्धन्य स्व कहते हैं और इसके बोलने में यह जो मूर्धन्य स्व के उच्चारण में मूर्धन्य से जा लगती है, हमारी जीवा मूर्धन्य से जा लगती है, जिसे बोलने में जीभ तालु से पीछे मूर्धा से लगती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ज्यादातर छात्र इन दोनों तालव्य स्व और मूर्धन्य स्व में अंतर नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से छात्र जो है इन दोनों वर्णों के बीच में सही से अंतर नहीं कर पाते हैं और फिर इसके सही प्रयोग को समझ भी नहीं पाते हैं और इसी कारण गलतियां कर बैठते हैं। अब इसी तरह मैं एक और उदाहरण लेता हूं दोस्तों। संस्कृत से दो और वर्ण आया था, री और ज्ञ। ठीक है, लोग या छात्र जो हैं वो अज्ञानवश इस री को ये वाला रूप मान लेते हैं। ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस री को छात्र अज्ञानवश क्या करते हैं कि इस तरह का रूप मान लेते हैं और इस री को अज्ञानवश छात्र इसी तरह से लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि यह जो री है वह यही है। ठीक है, लेकिन यह गलत है। और इसी तरह जब ज्ञ की बात आती है
तो छात्र क्या करते हैं, उसी ज्ञ को इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस तरह से लिख देते हैं, जबकि ये भी गलत है। ठीक है, तो छात्र इस तरह से क्या होता है कि समय के साथ साथ जो परिवर्तन हो गए हैं, उस परिवर्तन की वजह से वर्णों के बीच में, लिपि में जो चिन्ह अंकित किए गए हैं उसके बीच में बदलाव को नहीं पहचान पाते हैं और फिर गलतियां कर बैठते हैं, और इसी तरह से ध्वनि और लिपि में असामंजस्य बन जाता है। अब देखिए, अक्सर विज्ञान को कुछ लोग इस तरह से भी लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, सॉरी ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। दरअसल मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है दोस्तों, जिस वजह से मैं उतने अच्छे से भी यहाँ नहीं लिख पाता हूँ। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि विज्ञान इस तरह से भी लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें इस ज्ञ का बोध नहीं है, और इसी अज्ञानवश ये लोग क्या करते हैं, इस ज्ञ के स्थान पर ये ज्ञ जो आप लोगों को दिख रहा है इसका प्रयोग कर देते हैं, जबकि सही रूप है विज्ञान। ठीक है, ये है इसका सही रूप। तो इसी वजह से क्या होता है कि ध्वनि और फिर लिपि चिन्ह में असामंजस्य पैदा हो जाता है। तो इस तरह की जो समस्याएं आती है, इसको ठीक से समझने के लिए हमें वर्तनी दोषों को दूर करना होगा। जो वर्तनी में दोष है, जो लिपि चिन्ह में दोष हैं, जो कि बच्चे जिसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, उसको दूर करना होगा और फिर इसको समझना होगा, ताकि हम लोग आगे से गलती ना करें। ठीक है, अब होता ये है कि एक और कठिनाई है उच्चारण के संदर्भ में, इट मीन्स कि ध्वनि के संबंध में, और वो कठिनाई क्या है कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और इसलिए हर क्षेत्र में उच्चारण के विविध नियम जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। अब देखिए, होता क्या है दोस्तों कि कुछ लोग जो है इसी कारणवश अलग अलग क्षेत्र के होने की वजह से, ठीक है, तालव्य स्व जिसकी चर्चा मैंने भी करी और मूर्धन्य स्व को दंत स्व बोल बैठते हैं, और ये गलती हो जाती है। और इस तरह की गलती जो है, लिपि चिन्ह के दोष को दूर करने से भी इस तरह की गलती की समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि हर क्षेत्र के लोग अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं। तो लिपि चिन्ह को अगर हम सही भी कर दें, लिपि चिन्ह के मानकीकरण को ध्यान में रखते हुए इन लोगों से सिफारिश करें कि हम इसका सही उपयोग करें, तब भी ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग स्वरूप में इसका उच्चारण किया जाता है। तो किन किन को समझाया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, वो को वो भी बोल बैठते हैं। ठीक है, और उच्चारण की इसी क्षेत्रीय विशेषता के कारण भाषा में जो है अर्थभेदकता आ जाती है। इट मीन्स ये कहा जा रहा है कि भाषा का अर्थ बदल जाता है। अब देखिए, होता क्या है कि ऐसे में लोग ये साम और इस साम में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये साल और इस साल में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण छात्रों की वर्तनी में दोष दिखाई पड़ते हैं। देखिए, इस साल का अंतर होता है वर्ष, और इस साल का जो अर्थ होता है वो होता है वर्ष, जबकि इस साल का जो अर्थ होता है वो होता है साल। एक पेड़ है उसकी लकड़ी। ठीक है, और ये जो शाम है ये है गोधूली वेला, जो कि सुबह दोपहर शाम होता है, जबकि ये जो शाम है यह एक प्रकार के दंड प्रक्रिया है, जैसे हम लोग कहते हैं साम दाम दंड भेद। ठीक है, तो इस तरह के वर्तनी दोष जो है क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण छात्रों के लेखन में दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए, हमने हिंदी की लिपि निर्धारित की। लिपि क्या है, लेखन चिन्ह है। इट मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम जो लिखते हैं हमने उसके लिए कुछ मानक स्वरूप तो निर्धारित कर दिए, एक लिपि तो निर्धारित कर दी, किंतु हम जो बोलते हैं क्या हमने उसका कोई मानक स्वरूप निर्धारित किया? क्योंकि हमने इसके मानक स्वरूप को निर्धारित नहीं किया है, इसलिए हमारे वर्तनी में दोष पाए जाते हैं, हमारे बोलने के तरीके में दोष पाया जाता है। ठीक है, और इसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें जो है क्या करना होगा कि अपने वर्तनी दोष को, अर्थात हम जो अपने मुख से निकालते हैं उसके लिए भी कुछ मानक स्वरूप तय करना होगा। ठीक है, और इसी तरह का प्रयत्न जो है अंग्रेजी में किया जा चुका है, जिसे हम लोग रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चंस थे मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है, मैंने उसका डिस्कशन कर दिया। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोगों को। और एक चीज़ और,
जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों से 20-25 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। और इसके डिस्कशन के बाद आप लोगों को कुछ मॉडल पेपर मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। मैं अभी 2 सब्जेक्ट का डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूँ, एक BHDL 135 और दूसरा BE-VAE 181। मैं इन दोनों का जब पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को करवा दूंगा तो मैं आप लोगों को कुछ मॉडल पेपर्स दूंगा, ठीक है। आप लोग उस मॉडल पेपर को बनाना और फिर मॉडल पेपर बनाने के बाद आप लोग उस मॉडल पेपर को मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। आपके उस व्हाट्सएप को मैं उसके आपके उस व्हाट्सएप में जो आंसर होंगे मैं उसको पढ़ूंगा और फिर उसका सही सॉल्यूशन आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं उस सॉल्यूशन को आप लोगों को अच्छे से समझा भी दूंगा एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। फिलहाल मैं ये अभी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अभी एग्जाम में संशय है, क्या पता एग्जाम हो या ना हो। अगर एग्जाम होंगे तो मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मॉडल पेपर के बनाकर देने वाला हूँ। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों से आप लोग उस मॉडल पेपर को बनाएंगे और मुझे व्हाट्सएप भी जरूर करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, अभी के लिए अलविदा।